चलिए तो देखते हैं यहाँ पे ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और इसमें देख सकते हो कौन सा अल्फाबेट बना हुआ है, जेड बना हुआ है। और इसमें देखो क्या कह रहा है, शो दैट ए बी पैरेलल ई एफ। पहले जान लो कि पैरेलल लाइन होती क्या है। पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जो ना कभी मिलती है और ना जब कभी दूर जाती है। ये नहीं कि अगर वो मिल भी नहीं रहे हैं तो वो दूर भी नहीं जाते, वो एकदम क्या होते हैं, सीधे जाते हैं। उनका तुम डिस्टेंस चाहे यहाँ नापो चाहे लंदन में नापो सेम ही आएगा। बात समझ में आई? पैरेलल लाइन क्लियर हुआ क्या होता है? उनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होती है, कभी भी मिलते नहीं है। जैसे रेल की पटरियां, ठीक है, नदी के किनारे कभी मिलते हैं? नहीं मिलते ना, तो वही चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो कि दिया क्या क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। अगर तुम्हें दिखे तो तुम्हें निकालना है कि ए बी को ई एफ के पैरेलल दिखाना है। यू हैव टू शो दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। कैसे दिखाया जाए? अब देखो तुम्हें हमने एक खेल मतलब समझाया था कि यहाँ पे और यहाँ पे ये दे रखा है 70 डिग्री। कितना दे रखा है? 70 डिग्री। तो मैं बताया गया था कि अगर इस तरह से कोई लाइन है, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है? पैरेलल। अब अगर ये पैरेलल लाइन है तो यहाँ वाले जो एंगल होते हैं, ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है। अगर लाइन पैरेलल है तो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल के बारे में बताया ना कि जहाँ पे दो लाइन आकर आपस में मिलती है वहां पे एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल। कई टाइप के एंगल होते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं कब? जब लाइन आपस में होती है पैरेलल। इसका जस्ट उल्टा कर लो। अगर ये दोनों इक्वल है तो लाइन क्या है? पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल है तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो लाइन क्या है? पैरेलल। आई बात समझ में? तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए तो लाइन क्या हो जाएगी? कौन कौन सी लाइन? ए बी और सी डी। तो क्या ये वाला एंगल इक्वल है? यस सर। अब इस वाले एंगल का नामकरण करो जरा। ये वाला एंगल क्या है? क्या नाम है इस एंगल का? इस एंगल का नाम है एंगल ए बी सी। वेरी गुड, ए बी सी। ये वाला एंगल कितना दे रखा है? ये वाला एंगल जानते हो किसके बराबर है? इस वाले एंगल का नाम बताओ। बी सी डी। बी सी डी, क्योंकि एंगल बी सी डी अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे 30 भी लिखा हुआ है और 40 भी लिखा है। दोनों जोड़ दोगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। सही बात है? yes, दोनों को अगर हमने प्लस किया तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। देखो ये 30 ये 40 मिलके कितना हो गया? 70। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। yes, ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों हो गए 70 डिग्री। कौन से एंगल है जानते हो? ये आगे चल के पढ़ोगे। ये एंगल है अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वहां पे जो लाइंस बन रही हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। जैसे दो लाइन के बीच में वो एंगल बने हैं वो लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या लिखेंगे? लाइन क्या लिखा जाए? सो इफ क्या लिखेंगे? इफ द अल्टरनेट angles are equal then the adjoining, क्या लिखेंगे? adjoining। then the adjoining मतलब जुड़े हुए, then the adjoining lines are parallel। आई बात समझ में? लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। जैसे कौन सी लाइन? ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के। आई बात समझ में? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ खास नहीं है। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तुम्हें दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये भी 70 ये भी 70। अगर ये 70 हो गया तो ये वाली लाइन इसके क्या हो गई? पैरेलल हो गई। कोई दिक्कत? सर इसको बना दिया हमने अपना पहला इक्वेशन। अब उसके बाद देखो, अब एक चीज और खेल समझो कि जैसे अगर दो लाइन पैरेलल है ना और उसको एक लाइन कट कर रही है तो ये अंदर वाला एंगल इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। बस दो चीजें जान लो बस। एक अल्टरनेट बता दिया, एक दूसरा बता रहे हैं कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। समझे? समझे कि नहीं समझे? इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, ये दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। कब आएगा? जब लाइन पैरेलल होगी। सर इसका उल्टा कर दें? उल्टा कर देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है इसका मतलब लाइन क्या है? पैरेलल। पहले क्या बताया था? अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 180। अगर जोड़ने पर 180 आता है तो लाइन क्या है? पैरेलल। चलो देखते हैं भैया। और यहाँ पे देखो हमने कुछ चीजें नहीं लिखी हैं। यहाँ पे जानते हो कितना दिया हुआ है? यहाँ पे ये दिया हुआ है 140। कितना दिया हुआ है? 140। चलो इस एंगल का नाम बताओ।
सर कौन सा वाला? ये वाला एंगल, ये 40 वाला सर ECD। अरे वाह, ECD, वेरी गुड। एंगल ECD ये जानते हो, प्लस और इस वाले एंगल का नाम बताओ, एंगल CEF। दोनों बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के। इसके बराबर 180 डिग्री क्यों हो जाते हैं? इनको बोलते हैं भैया को इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। वही जो भी हमने इंग्लिश में बड़बड़ाया था ना, अभी बड़बड़ाया था ना कुछ देर पहले इंग्लिश में, वही चीज है को इंटीरियर एंगल। तो अब देखो ये दोनों जोड़ के कितने आ गए? देखो यहाँ पे 180 हमें डायरेक्ट नहीं लिखना था, रुक जाओ, इसको भी नहीं लिखना है। दोनों को जोड़ो तो एक हो गया 40 डिग्री, एक हो गया 140 डिग्री, दोनों जोड़ के कितने आ गए? 180 डिग्री हो गए। क्लियर इतनी बात? अब नीचे कुछ एक थोड़ा सा लॉजिक लिख देना है। तो लॉजिक ये लिखेंगे कि सो इफ द सम ऑफ एंगल्स on the same side of transversal is 180 degree, ठीक, then the lines are पैरेलल। तो लाइन क्या हो जाएंगी भैया? तब लाइन हो जाएंगी पैरेलल। क्लियर इतनी बात? पैरेलल मतलब समांतर होता है, हिंदी में बोलते हैं। तो लाइन अगर पैरेलल हो जाएगी तो कौन कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएगी? देखो यहाँ बना दे रहे हैं। तो लाइन हो जाएगी पैरेलल EF जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी? CD के पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? CD। ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है। यस सर। तो ये वाले एंगल के ऊपर ये लाइन है और ये वाले एंगल के नीचे ये लाइन है। अगर इन दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ये चीज सीख लो। जैसे कि मान लो यहाँ पे दो एंगल बना है, ये देखो दो लाइन बनी है, देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इनके बीच में हमने ऐसे डंडा खींच दिया और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री अगर आ रहा है तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। समझ में आया? ये चीज है। और हमने यहाँ देखो ये 70 था, ये भी 70 था, तो 70 के ऊपर ये लाइन और ये 70 के नीचे ये लाइन, ये दोनों भी क्या हो गए? पैरेलल हो गए। और ये दोनों भी क्या हो गए? पैरेलल हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? ये देखो लिख दिया, ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन और यह बन गया था फर्स्ट इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मतलब पहला और दूसरा देख के, देखो पहला ये है, दूसरा ये है। अब ये बताओ, अब हमें एक चीज ये बताओ, क्या बताएं? एक चीज हम ये बताते हैं कि देखो ये पेन है, ये मार्कर है, ये भी मार्कर है, सही बात है। ये तीनों चीजें क्या हैं? तीनों चीजें नॉन लिविंग थिंग है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग। अब ये बताओ, ये वाला मार्कर इसके बराबर, ठीक, कोई दिक्कत? ये वाला मार्कर इसके बराबर, ठीक है। अब इसको हम जो है रख लेते हैं और ये जो है इसके बराबर। आई बात समझ में? ये वाला मार्कर इसके बराबर है और ये किसके बराबर है? इस पेन के बराबर। तो क्या ये पेन इनके बराबर हो सकती है? यस सर। नहीं समझे? अगर समझ में ना आया तो बताओ दूसरे तरीके से समझाओ। देखो रोटी खाते हैं, क्या खाते हैं? अगर ये 4 रोटी खाता है तो ये कहता है हम भी 4 रोटी खाएंगे, जितना वो खाएगा उतना यही खाएगा। ये 4 खाता है तो ये भी कितना खाएगा? 4 खाएंगे, ठीक है। 3 भाई थे मान लो, तो ये कहता है अगर हम 4 खाएंगे तो ये भी कहता है कि हम कितना खाएंगे? 4 खाएंगे। और ये कहा कि हम 4 खाएंगे तो ये भी कहता है हम 4 खाएंगे। तो अगर ये 4 खाता है तो ये भी 4 खाता है कि नहीं खाता है? मतलब अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये किसी तीसरे के साथ पैरेलल है तो वो पहले के साथ भी पैरेलल होगा। पहला दूसरा आपस में पैरेलल है और ये दूसरा जाके किसी तीसरे के साथ पैरेलल हो गया तो तीसरा वाला पहले के साथ भी पैरेलल होगा। आई बात समझ में? अगर आपका कोई दोस्त है और तुम्हारे दोस्त का कोई दोस्त है तो तुम भी उसके दोस्त के दोस्त हो जाओगे। टिपिकल हो जाएगा थोड़ा, ये वाला समझ में आ गया होगा, है ना? तो अब ये बताओ इसमें कि अगर ABCD के पैरेलल है और EF भी CD के पैरेलल है तो कौन दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे? बताओ, दिमाग लगाओ, कौन दोनों आपस में? देखो CD जो है वो AB के पैरेलल है और वही CD EF के भी पैरेलल है, तो AB भी तो EF के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अरे ये CD 4 रोटी खाता है तो AB भी कितनी खाता है? 4। ये CD वही CD है, वो ये 4 रोटी खाता है तो ये EF भी कितनी खाता है? 4। तो AB भी 4 खाता है, CD भी 4 खाता है, EF भी 4 खाता है, तो तीनों बराबर हुए कि नहीं? तो AB EF के भी तो पैरेलल होगा। यही चीज तो प्रूव करना था। समझ में आया? पल्ले पड़ा? क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलो
देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई तुम्हें तो बचपन से आता है, तो यहाँ पे कौन सा खास चीज तुम सीखने जा रहे हो? खास चीज ये सीखने जा रहे हो कि किसी के साथ लगा है माइनस, किसी के साथ लगा है प्लस। आंसर तो तुम लिख दोगे मल्टीप्लाई करके, बट किसी में लगेगा माइनस, लेकिन किसी में लगेगा प्लस, और वही में करोगे गलती, नंबर जाएगा कट। समझ में आया? नंबर जाएगा कट। ठीक, तो अगर हम देखो, या एक चीज ध्यान रखना कि कभी अगर कोई पॉजिटिव मतलब कोई अच्छा लड़का किसी अगर बुरे लड़के के साथ मिलता है तो वो भी बुरा हो जाता है। सही बात है ना? 90% चांस होता है कि वो भी बुरा हो जाए। कोई अगर अच्छा लड़का कोई अच्छा अगर किसके साथ मिलता है, अगर वो बुरे के साथ मिलता है भैया, तो वो भी क्या बन जाता है? बुरा बन जाता है। बुरा बन जाता है ना? मल्टीप्लाई की बात हो रही है। सही बात है ना? अगर कोई अच्छा बुरे के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। जैसे अगर मान लो साफ पानी है, साफ गंदा पानी है, गंदे पानी में अगर गंदा डाल दिए तो पहले से ही गंदा है, और गंदा नहीं, कुछ असर नहीं पड़ेगा। लेकिन साफ पानी में अगर थोड़ी सी गंदगी डाल दी तो गंदा हो गया ना। वही मतलब है, कोई अगर अच्छा है उसके साथ कोई गंदा है तो वो भी क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। अच्छा होने का चांस कम है, गंदा जल्दी हो जाएगा। तो जब कोई गंदा है कोई अच्छे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? गंदा आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस, नेगेटिव मतलब माइनस। तो आई बात समझ में? जब 225 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें पता है किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही नंबर आता है। लेकिन अच्छा हो गंदा तो यहाँ पे आ गया गंदा। बात समझे? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैच द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को कैच करो। अब उसके बाद देखो गंदा, गंदा और गंदा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, आप पता नहीं ये तुम लोग जान पाओ कि ना जान पाओ, इवन ऑड तो जानते ही हो ना? इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से कट जाते हैं, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो किससे कटते हैं? 2 से। लास्ट में 1, 3 और 5, 7, 9 आता है तो वो 2 से नहीं कटते, वो क्या है? ऑड। ऑड नंबर, इवन नंबर, बताया था ना? ऑड नंबर और इवन नंबर। तो अगर माइनस ऑड बार आ रहा है तो आंसर माइनस में ही आएगा, अगर माइनस इवन बार आ रहा है तो आंसर प्लस में आएगा। ये खेल समझो। यहाँ पे माइनस कितनी बार है? 1, 2, 3। कितनी बार है? 3। तो 3 जो 3 है वो ऑड है कि इवन है? ऑड है। तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। माइनस में आएगा। समझ में आई बात? अब मल्टीप्लाई करते हैं। 12 9 जा 108। वेरी गुड। 12 9 जा 108 और 108 को 10 से करो 1080 आ जाएगा। और आंसर किस में आएगा? माइनस में। यहीं पे तो नंबर कटेगा। जैसे तुम इसको लिख दोगे बड़े प्यार से, कहोगे वाह भाई हम तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और माइनस तुमने लगाया ही नहीं, गया नंबर। आई बात समझ में? इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो यहाँ पे देखो, -3, -6, -2, 1 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर तुम लोग बताना माइनस लगेगा कि प्लस। तो 3 6 जा 18, 2 जा 36 और 1 जा 36 आया। अब बताओ प्लस कि माइनस? प्लस। कि माइनस? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि क्योंकि माइनस कितनी बार है? 4 बार। वो 1 2 3 4 बार है, मतलब कि इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई? और प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें। 18 5 जा 90। 18 5 जा 90, 96 जा 540। कितना आया? 540। माइनस लगाएं कि प्लस? माइनस। और स्मार्ट हो गए हो। हमें लगा कई बार समझाना पड़ेगा, नहीं बहुत स्मार्ट। हमें सही में लगा, हमें लगा कि अभी इसमें भी समझाना पड़ेगा, फिर इसमें भी समझाना पड़ेगा। ये समझ गए क्यों? यहाँ भाई 3 बार है ना, और है। चलो यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है। आ रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगल शेप की है, उसकी लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा आपको कि भैया ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ, ये रहा फॉर्मूला, लगा के हमें दे दो, हम तुम्हें नंबर दे देंगे। तो ऐसे तो नहीं दिया रहेगा, समझे? उसके लिए आपको क्या है, सोचना पड़ेगा कि कौन है लंबा कौन है चौड़ा। तो ये रही लंबाई, देखो लॉन्ग लिखा है, ये है वाइड मतलब चौड़ाई। क्या निकालना है? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, पेरीमीटर मतलब होता है सारी साइड का सम, सारी साइड का सम। जैसे ये बोर्ड है, अब हम कहें कि बोर्ड का पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर कुछ नया नहीं है कि सोचो सर कुछ नया बता रहा है, अरे नया नहीं है। इसको चारों को नाप लो बारी बारी से। जैसे पहले हम लोग बित्ते से नापते थे, 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता 4 बित्ता 5 6 7, जैसे कर लिए ना कि हाँ भैया कितने बित्ते हो गए, 20 22 बित्ता होके तैयार हो गया। तो जो तुमने नापा उसी को तो पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हुए तुम्हारे ऊपर और कहे कि चलो भैया के लिए पैंट ले लें,
भैया के लिए पैंट ले लें। अब वो बाजार गए, तुम्हें लेकर नहीं गए, तो वहां से फोन करेंगे, भैया बताओ कितने बित्ते की पैंट लगती है, तो तुम नाप के ऐसे दे दिए, यहाँ इतने बित्ते की पैंट लगती है, मान लो 6 बित्ते की 7 बित्ते की है, और तुम्हारा तो बित्ता छोटा रहेगा और तुम्हारे पिताजी का बित्ता बड़ा है तुमने 5 बित्ता नापा, उन्होंने भी 5 नापा, तुम्हारा इतना बड़ा है, उनका इतना बड़ा है, भैया झोला पहन के टहल रहे हैं, ठीक है। तो बित्ता वही नापने को पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी कुछ लेंथ दे रखी है। लेंथ कितनी है जानते हो? लेंथ दे रखी है 12 whole 1/2 centimeter. And for your kind information, this is written in the mixed form. You have to convert this mixed fraction into improper fraction. 25/2. 25/2 centimeter. Now the turn is breadth. Breadth मतलब होती है चौड़ाई. So the breadth is 10 whole 2/3 centimeter. 32/3. 32/3 centimeter. Sir, now what we have to do? अब हमें क्या करना है? We have to find the perimeter because in the question it says that you have to find the perimeter. What is the formula to find the perimeter of? 2 ब्रैकेट में L+B. ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर निकालने का। किसका पेरीमीटर? रेक्टेंगल का। सबका फॉर्मूला सेम नहीं होता है, समझे? तो अगर रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा 2 ब्रैकेट में L+B. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर. यहाँ पे आ गया 2 ब्रैकेट में L की जहाँ पे क्या लिखेंगे? 25/2. प्लस में आ जाएगा B के जहाँ पे 32/3. ठीक, ये आ गया. अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व. तो सॉल्व करेंगे सर 2 से 2 कट जाएगा. अब सॉल्व करने वाला काम जो है वो आप लोग खुद करेंगे, कर लोगे ना सॉल्व. सॉल्व करके यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड देन दैट्स इट. ओके, कर लोगे ना सॉल्व? प्लस करके मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा. रुक जाओ, हो गया? चलो देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है. इसमें लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC. अब ये देखो यहाँ पे इक्वल टू के ऊपर उल्टा S लेटा हुआ है. उल्टा S लेटा हुआ है, उसको बोलते हैं साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. किसकी साइन होती है? कॉन्ग्रुएंसी. ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EFB के. राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल. हमें पता है क्वेश्चन पल्ले नहीं पढ़ा है, लेकिन हम पल्ले पढ़वाएंगे. हम पल्ले पढ़वाएंगे. ठीक, यहाँ पे ये रहा एक ट्रायंगल, ठीक है भैया. और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा सा प्यारा सा ट्रायंगल हो गया, और उसके बाद इसका नाम हमने रख दिया ABC. और आप लोग बहुत होनहार हैं, दूसरे का नाम बता देंगे. EFD. हाँ, EFD. ठीक है. अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. क्या है? कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि अगर इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, एक दूसरे को मतलब छिपा देंगे. जैसे ये मेरा हाथ है और ये दूसरा हाथ है, अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें तो क्या मेरा पीछे वाला हाथ आपको दिख रहा है? नो सर. नहीं दिख रहा ना. तो कुछ इस तरह से छुपाओ कि एकदम पूरा अच्छे से छुप जाए, ऐसे ना रहे, एकदम अच्छे से छिप जाए. तो जो दोनों चीज आपस में मिले हैं उन्हीं को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट. आई बात समझ में? जैसे अभी हम कहें कि दिस इज मार्कर एंड दिस इज पेन, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नो सर, ये तो पतला, ये तो मोटा. समझे? तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनाया नहीं है हमने. एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा, लेकिन बोल तो रहे हैं, उससे तो समझ जाओ कि ये क्या हो गया. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब इनकी साइड, इनके एंगल, इनका मतलब सब कुछ क्या होगा? बराबर होगा. क्या होगा? बराबर. ये वाली उंगली इसके बराबर है. यस सर. मेरा ये पूरा पंजा इस पंजे के बराबर है ना, तभी कॉन्ग्रुएंट हैं. अगर एक ऊपर नीचे छोटा बड़ा होता है तो कॉन्ग्रुएंट ना होता. कॉन्ग्रुएंट मतलब समझ में आया? यस सर. अब देखो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है. अब यहाँ पे जो ये एंगल A, इसमें कितने एंगल बन रहे हैं सर? 3. और इसमें भी कितने बन रहे हैं? 3. अब हम कहें कि इसका एंगल A इसके एंगल E के कॉन्ग्रुएंट है. सही बात है? यस सर. जैसे हम कहें कि मेरी ये हाथ की उंगली कहाँ जाएगी, अगर हम इसमें चिपकाएं तो कहाँ जाएगी? इसकी हाथ की उंगली के साथ ही तो जाएगी. Yes, ये दूसरे के साथ तो नहीं जाने लगेगी ना. ये हाथ की उंगली इस हाथ की उंगली के साथ ही जाएगी. तो ये ऊपर वाला एंगल इस ऊपर वाले एंगल के साथ जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. अगर हम बात करें एंगल B की तो ये किसके साथ जाएगा? एंगल F. अरे वाह, बहुत स्मार्ट. एंगल F. और एंगल C की बात करें, एंगल
के साथ जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। दैट्स इट। अब हम बात कर लेते हैं साइड की। अगर हम कहें ए बी साइड जो है वो किसके साथ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, बताइए जरा। ए बी साइड किसके कॉन्ग्रुएंट? अरे जब इस ट्रायंगल का तुमने लेफ्ट वाला लिया तो इस ट्रायंगल का भी लेफ्ट वाला लो। इसका नीचे ले रहे हो, बी से ही ले रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा? एफ डी हो जाएगा, ठीक। और इसका अगर ए सी है तो इसका क्या हो जाएगा? ई डी हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. अगर सी ए होता तो डी ई, या ए सी है तो ई डी, ठीक है। आसान है? आसान है कि नहीं है? Yes, sir. बहुत आसान है ना। कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई? Yes, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लास 7 की मैथ समझ में आ गई। सारा क्वेश्चन, दैट्स इट।